हाय, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर अर्चना सिन्हा, ए फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फ्रॉम दिल्ली। आज आपके सामने इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ बिहार पीओ एग्जामिनेशन, जिसमें 300 वैकेंसीज हैं। जी हाँ, 300 वैकेंसीज, जो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसका पे स्केल है लेवल 9। ये बहुत बड़ी खुशखबरी क्यों है? खास रूप से उन लोगों के लिए जो बिहार में काम करना चाहते हैं, जिनका मेन टारगेट बिहार है। इसलिए खुशखबरी है क्योंकि जब से जुडिशरी के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस आया है, अब बिहार जुडिशरी भी निकल चुकी है, और जो बच्चे 3 साल का कंप्लीट नहीं कर पाए अभी एक्सपीरियंस, वो इस परीक्षा को बड़े प्यार से क्लियर भी कर सकते हैं और दे भी सकते हैं, और उन्हें देनी भी चाहिए। तो बहुत ध्यान से और बहुत जल्दी से आप लोग अप्लाई करिए सभी। इसमें सिलेबस भी बहुत कम है और बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो चांसेस भी बहुत ज़्यादा। आइए देखें, ये जो वैकेंसीज हैं ये 25 फरवरी को निकल चुकी हैं। ये नोटिफिकेशन 25 फरवरी को आ गया है, और हमारे पास एप्लीकेशन भरने की जो डेट है, हमारे पास 22 डेज हैं फ्रॉम द डेट ऑफ 27 फरवरी। 27 फरवरी से 20 मार्च तक, यानी कि 22 डेज हमारे पास अवेलेबल है फॉर फिलिंग अप द फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म है, और हमें किसी भी तरह की देरी नहीं करनी चाहिए, फटाफट भरना चाहिए, क्योंकि 300 वैकेंसीज हैं। और महिलाओं के लिए, क्योंकि मेरे को महिलाओं के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव प्लेस है मेरे हृदय में। मैं हमेशा चाहती हूँ कि इंडिया में, खास रूप से जहाँ महिलाओं को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं दी जाती है, वहाँ महिलाओं को ऐसी पोस्ट जरूर लेनी चाहिए जहाँ उनके लिए लाइफ ना सिर्फ खुद के लिए बेहतर हो, बल्कि वो बाकी लोगों के लिए भी बेहतर बना पाए। 300 वैकेंसीज में महिलाओं के लिए आरक्षित है 103 वैकेंसीज। जी हाँ, 99 प्लस 4। ये 4 कहां से आ गई? ये 4 है बैकवर्ड क्लास की, जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही है वैकेंसी। तो ये 99 के अलावा ये 4 और है, और ये बन जाती है 103। तो महिलाओं के लिए इतनी वैकेंसीज फीमेल के लिए अवेलेबल है। और जो बच जाती हैं, वो कितनी वैकेंसीज बच जाती हैं? वो बच जाती हैं 197, जो मेल के लिए है। जी हाँ, इतनी वैकेंसीज हमारे पास आई है, जो कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी अवसर लेकर आई है। ये यहाँ पर बन जाता है लगभग 34% ऑफ द टोटल वैकेंसी। तो हमें बिना लेट किए, बिना कोई डिले के फटाफट फॉर्म भरना चाहिए। अब हम थोड़ी सी रिक्वायरमेंट देख लें, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एज 21 से शुरू हो जाती है, यानी कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, लॉ ग्रेजुएट्स, जिन्होंने जस्ट कंप्लीट किया है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये 37 तक अवेलेबल है फॉर अनरिजर्व, बीसी, ईबीसी, बैकवर्ड और अत्यंत बैकवर्ड। और ये 37 बढ़कर हो जाती है 40 फॉर रिजर्व। रिजर्व के लिए 40 साल है, अनरिजर्व के लिए 37 साल है, और SC ST के लिए ये 42, जैसा कि हमेशा ही होता है +5, तो 37 + 5 42 ईयर्स बन जाती है और SC ST। और इसमें SC ST में मेल फीमेल दोनों आते हैं। तो यहां हम ये ध्यान रखेंगे कि फीमेल्स में जो BC और EBC के हैं, उनमें 37 ईयर्स है, लेकिन फीमेल्स फॉर SC ST 42 ईयर्स है। ये हमारा एज क्राइटेरिया है, और हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि 23 के बाद 26 में आई है वैकेंसी। अब हम देख रहे हैं, ये हमारी कैटेगरी ऑफ क्लास में डिवीजन है इन सीट्स का। ये आपके नोटिफिकेशन में क्लियर है।
लेकिन सीटें फिर भी बहुत ज़्यादा हैं सबके लिए। अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर देखेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए सिर्फ LLB एंड यू शुड बी रजिस्टर्ड विद बार। याद रखें, इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको COP मिलना चाहिए या आपका AIB क्लियर होना चाहिए। यू शुड हैव ए रजिस्ट्रेशन विद बार, मीन्स यू शुड बी ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट विद बार। तो आपका ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन सबके लिए है जो LLB कर चुके हैं और जो रजिस्टर हो चुके हैं एडवोकेट के लिए प्रैक्टिसिंग। इससे ज्यादा नहीं है। जो जुडिशरी के लिए था 3 साल का एक्सपीरियंस, वो नहीं है इसमें। इसीलिए जो जुडिशरी की तैयारी भी कर रहे हैं वो भी इस पेपर में, और 3 साल पूरे नहीं हुए, वो इस पेपर में आराम से बैठ सकते हैं। आप इस एग्जाम के लिए 5 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, 5 अटेम्प्ट्स। तो जिन्होंने पहले भी अटेम्प्ट किए हैं और उनके अभी 5 नहीं हुए हैं, वो तो अपीयर हो सकते हैं, दे आर एलिजिबल। अब हम आपको ये बताएं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। आइए देखें पैटर्न क्या है। इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, अभी हम प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करेंगे, मेंस की तब करेंगे जब प्रीलिम का एग्जाम हो जाएगा और रिजल्ट। प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है वो 2 पेपर्स हैं। पेपर 1 जो कि GS का होगा, पेपर 2 लॉ का होगा, GS एंड लॉ। जी हाँ। अब इसमें आप ये बात देखेंगे कि अब से पहले जो एग्जाम था उसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग थी, नेगेटिव मार्किंग। तो पिछली बार 1.14 नेगेटिव मार्किंग थी, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत पर 1 मार्क कटने वाला था। पर इस बार के नोटिफिकेशन में कहीं भी नेगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं है, और हम ये मान के चल रहे हैं इसका मतलब है नो नेगेटिव मार्किंग। तो फिर तो हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट करने का क्या मतलब है, अगर हम 100% पेपर करना चाहते हैं तो हम देखें हमें टाइम कैसे मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट सारा पेपर ताकि हमारा अच्छे से पूरी तरह से हो जाए। कैसे करेंगे, हमारे पहले पेपर में है 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, और हमारे पास टाइम अवेलेबल है 2 घंटे यानी 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब हुआ कि हमारे पास 72 सेकेंड्स फॉर 1 क्वेश्चन अवेलेबल है। दोनों पेपरों के लिए सेम बात है। 72 सेकेंड्स बहुत अच्छे हैं, यानी हमारे पास एक क्वेश्चन में 72 सेकेंड्स 1 मिनट से ज्यादा अवेलेबल है। फिर भी हम जब उसको मैनेज करेंगे तो हम क्या करेंगे, जिसमें ज्यादा पढ़ने का काम है उन क्वेश्चंस को बाद में अटेम्प्ट करेंगे, जिनमें कम पढ़ने का काम है उन्हें पहले अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 100% क्वेश्चन जब हम अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे कट ऑफ में जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। प्लीज रिमेंबर दिस टाइम, जो बच्चे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया की वजह से जुडिशरी अभी नहीं दे पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चे भी इस एग्जाम में आ रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम इस बार APO का नहीं PO का है, यानी एक रैंक सीनियर का है, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, और इसका लेवल 7 है। लेवल 7 की सैलरी का क्या मतलब है, आपकी GP 5400 की है और आपका स्केल है 53,100 से 1,67,800। ये बहुत अच्छा स्केल है, बहुत अच्छी पोस्टिंग है, लेवल 7 की पोस्टिंग है। तो हमारी, अगर हम जुडिशरी की अभी नहीं भी कर पा रहे हैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से, एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया की वजह से, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की, वो इस बार PO के एग्जाम में जरूर बैठने वाले हैं। तो हमारा कट ऑफ डेफिनेटली ऊपर जाने वाला है, जैसा कि हमने CBI के रिजल्ट में देखा, PP के रिजल्ट में, कि बहुत सारे बच्चे जो उम्मीद कर रहे थे कि हमारा इतना आ रहा है वो नहीं थे लिस्ट में, तो मतलब उसका कट ऑफ ऊंचा गया है। यहाँ भी हम कट ऑफ ऊंचा महसूस कर रहे हैं। तो हम मैनेज करेंगे अपने
टाइम को 100% करने के लिए, और 72 सेकेंड हमारे को एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। एक बात और याद रखेंगे, जीएस के लिए एक क्वेश्चन पर हमें 1 मार्क मिलने वाला है क्योंकि 100 मार्क का है, लेकिन लॉ में हमारे को एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मार्क मिलने वाले हैं क्योंकि 150 मार्क्स का है। क्वेश्चन 100 ही है, यानी हमें लॉ में ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं और हमें लॉ पर स्ट्रेस ज्यादा देना है। अगर हम देखें जनरल स्टडीज में क्या क्या आने वाला है, तो यहाँ जनरल स्टडीज में जो यहाँ डिटेल्स लिखी हैं वो लिखी है जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन भूगोल, और यहाँ लिखा है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिन्हें बिना विशेष अध्ययन के भी दे सकता है। यानी आपको बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है इसको जानने के लिए। जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो बेसिकली करंट अफेयर बेस्ड होंगे, जैसे अभी पूरे के पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज में वॉर छिड़ा हुआ है, तो ज्योग्राफी में आप उसको भी कवर करेंगे। उसको ध्यान रखिए, उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या है, व्हाट कुड बी दी बेसिस ऑफ वॉर, क्या क्या चीजें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ग्रीनलैंड हैज बिकम इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज ऑफ यूएस स्टेटमेंट। तो हमें ज्योग्राफी में इन्होंने इंडियन ज्योग्राफी की बात नहीं कर रखी है, जनरल साइंस में भी इन्होंने इंडियन की बात नहीं कर रखी है, लेकिन यहां हम लिमिटेड है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड इंडियन पॉलिटी, तो ये हमें इंडियन तक सीमित रखना है, जबकि हमें ये जनरल साइंस और भूगोल के लिए थोड़ा डिटेल में करना पड़ेगा। खास रूप से साइंस वाले याद रखिए, एआई की इरा में एंटर कर रहे हैं हम, तो साइंस में बहुत ज्यादा आपको डिटेलिंग चाहिए। जो इंडियन पॉलिटी है, इसमें तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर कवर करेंगे मेंस के लिए, उसमें भी काफी कवर हो जाएगा, तो आप प्रीलिम के लिए भी करेंगे, तो यहां पर आप इसको इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये हमारा हुआ जीएस का। अब हम देखते हैं सेकंड पेपर लॉ का। तो देखिए लॉ में बीएनएसएस, बीएसए, सीपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये ही इतना सा सिलेबस है। बीएनएस, बीएसए, बीएनएसएस, इसका मतलब ये नहीं कि सीआरपीसी के प्रोविजंस आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1 जुलाई 2024 के बाद के रजिस्टर्ड केसेज पर ये लगेंगे, लेकिन उससे पहले के केसेज पर सीआरपीसी लगेगी। तो जो पेंडिंग केसेज हैं उनकी नॉलेज भी आपको होनी जरूरी है उनके लिए, और चेंज जो इसमें डिफरेंस आया है वो आपको जरूर क्लियर होना चाहिए। तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। इनके साथ साथ आपको आईपीसी, सीआरपीसी और आईए ये भूलना नहीं है। सीपीसी आपको पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, क्योंकि ये बेसिक पेपर्स है जो लॉ वाले प्रैक्टिसिंग किसी भी एरिया के व्यक्ति को नॉलेज होनी जरूरी है। तो अब हम आते हैं और देखते हैं कि पिछले साल का जो पैटर्न रहा प्रीलिम्स का, उसमें कितनी कितनी वेटेज दी गई है किसको। हमने ये एनालिसिस निकाला है, कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 25% कवर किया हुआ है, आईए बीएसए में भी 25 के करीब कवर किया हुआ है, और आईपीसी में भी 25 के करीब कवर किया हुआ है। तो ये चारों में लगभग 25 कवर किया हुआ है, पर इस बार हमारे पास सीपीसी भी है, सीपीसी ऐड है इसमें। तो हम अगर देखेंगे, हम सीपीसी को भी कर दें, तो मुझे लगता है क्योंकि ऑलमोस्ट सबकी वेटेज एक जैसी है, तो सब में 20% कवर कर रही है ईच सब्जेक्ट। अगर हम 4 की जगह 5 सब्जेक्ट की बात करें, तो पैटर्न ये है कि हर एक पेपर को इक्वल वेटेज मिली हुई है 20%। इन सबको ध्यान रखते हुए मैं आपको ऑल दी बेस्ट करती हूँ फॉर योर एग्जाम। तैयारी करिए, और तैयारी करने के लिए आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं। हम अपना एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए हमेशा तैयार हैं, और एट दी अफोर्डेबल कॉस्ट। तो आप हमारे पास कभी भी जुड़ सकते हैं, और किसी भी तरह की गाइडेंस स्ट्रेटजी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू।